वालेकुम, नासिर अब्बास नकवी हेयर। वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। होप सो जनरेटर का जो आपका टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा और आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने की फुल कोशिश करूंगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरेटर। तो सबसे पहले जो हम जनरेटर को देखते हैं कि जनरेटर होता क्या है, व्हाट इज जनरेटर। तो जनरेटर की जो बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली, वो ये है कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं अपने घरों में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में। अब हम आते हैं कि जनरेटर की हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं। तो जनरेटर की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होता है डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर हमारे पास जनरेट करता है डीसी वोल्टेज। तो ऐसा जनरेटर जिसे हम डीसी वोल्टेज जनरेट करवाते हैं उसे हम डीसी जनरेटर बोलते हैं। और इसी तरह जो जनरेटर एसी प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, हम उसको कहते हैं एसी जनरेटर। जैसा कि सेकेंड ईयर को पढ़ाना मेरा मेन पर्पस है, तो सेकेंड ईयर में डीसी जनरेटर नहीं है। इंशाल्लाह मैं डीसी जनरेटर पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं आपको एसी जनरेटर फुली एक्सप्लेन करता हूँ कि एसी जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, उसके मैथमेटिकल फॉर्म्स, वेव फॉर्म। तो सबसे पहले जो आता है कि इसकी एसी जनरेटर की में प्रिंसिपल, कि एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एसी जनरेटर जो हमारा काम करता है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो है वर्क करता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दे देता हूँ। लेकिन अगर आपको कंप्लीटली समझना है तो काइंडली आप मेरी पहली वीडियो देखिए, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैग्नेट्स हैं और मैग्नेट्स के बीच में ये कॉयल है। तो अब देखें यहाँ कॉयल की ओरिएंटेशन इस तरह है, फिर कॉयल की ओरिएंटेशन चेंज होती है, फिर ये बिल्कुल हॉरिजेंटल आ जाती है मैग्नेट्स के अक्रॉस, फिर उसके बाद फिर इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, फिर ये वर्टिकल आ रही है। तो ये कॉयल कंटिन्यूसली अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रही है। तो जब कॉयल अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रही है तो यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड लिंक कर रही है इस कॉयल के साथ, फिर यहाँ पे फील्ड कम लिंक कर रही है, यहाँ पे मिनिमम फील्ड लिंक कर रही है, फिर फील्ड इंक्रीज हो रही है और फिर मैक्सिमम हो रही है। तो इस तरह ये जो फील्ड है वो कॉइल के साथ उसका लिंकेज चेंज हो रहा है। तो चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और वो करंट, और इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा और हम उसको किसी तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं अब आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। अब देखें ये आपका परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट उसमें हमने कॉइल प्लेस कर दिया और उस कॉइल के एक अक्रॉस हमने मैकेनिकल इनपुट दी है और दूसरे का हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि मैकेनिकल इनपुट से इस कॉइल को रोटेट करवाते हैं। जब ये कॉइल रोटेट होगी तो इसमें चेंज इन फील्ड होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा और वो टुवर्ड लोड फ्लो करेगा। तो इस तरह हमारा जो लोड है उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और वो ये जिस तरह की यहाँ पे लोड हमारा बल्ब है तो वो ग्लो स्टार्ट कर जाएगा, ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो अब ये तो एक छोटा सा लोड है कि अगर लोड बढ़ जाता है, लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक बल्ब की जगह मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पूरे सिटी का लोड हो गया, सिटी के बजाय पूरे कंट्री का लोड हो गया, इंडस्ट्री का लोड है, तो क्या एक सिंपल एक कॉइल से क्या इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है? इज इट पॉसिबल? क्या हम मैकेनिकल इनपुट कि जस्ट पहले जब एक कॉइल को मैं समझाने के लिए कह देता हूं कि हम हाथ से रोटेट कर रहे थे, क्या हाथ से रोटेट करके हम पूरी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? इसके लिए इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या कुछ चेंजेस होंगी, अब मैं आपको वो डिटेल से बताता हूँ। अच्छा, अब देखिए अब क्या हो रहा है कि हमारी जो एक टर्न्स थी कॉइल का, अब हमने क्या किया है कि एक आयरन कोर लिया है और उस पे हमने बहुत ज़्यादा कॉइल्स को वाउंड कर दिया है। अब देखें एक टर्न नहीं है बल्कि यहाँ पे हज़ारों टर्न्स यूज़ किए जाते हैं। अब उसके बाद हमने अपने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया और
फिर जब हम क्या करेंगे, हम उधर जो पिछली बेसिक डायग्राम थी उसमें तो जस्ट हैंड शो हुआ था कि जिससे हम इसको रोटेट करा रहे थे। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसको हैंड से रोटेट कराएं? तो नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी शाफ्ट को एक साइड पे शाफ्ट की एक साइड को हम कनेक्ट कर देंगे टरबाइन के साथ। अब हम टरबाइन को, उस टरबाइन को हम रोटेट करवाएंगे। जब वो टरबाइन, ये जो टरबाइन है ये रोटेट करेगी, शाफ्ट रोटेट करेगी, उसके साथ ये जो हमारी एंड नंबर ऑफ कॉइल्स हैं जिनको हम आर्मेचर भी बोलते हैं, तो ये आर्मेचर रोटेट करेगी। जब आर्मेचर इस फील्ड में रोटेट करेगी तो चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, और इसी तरह हमारा करंट लोड की तरफ फ्लो करेगा। और इस फेनोमेना को यूज करते हुए हम अपनी पूरी इंडस्ट्री को लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम अपने पूरे सिटी को लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब इसको हम टरबाइन को कैसे रोटेट कर सकते हैं? तो टरबाइन को रोटेट करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं। तो हम इसको डैम बनाकर पानी इस पे अगर हम गिराएं तो यहाँ से ये रोटेट करेगी, तो फिर भी बिजली बन सकती है। और फिर इसी तरह अगर हम वाटर को बॉयल करके उसकी स्टीम से इसको रोटेट कर सकते हैं। और अगर हम कोल को जलाकर उसकी हीट से स्टीम की जनरेट करके उससे इसको रोटेट कर सकते हैं। जब ये रोटेट होगी तो इसी तरह हमें यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं कि क्या हम अपनी कॉइल्स को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं लोड के साथ? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। अब देखें कि ये जो वायर हैं, वायर हमारी कॉइल के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि वायर जो हैं वो आके कनेक्टेड हैं यहाँ ब्रशेस के साथ, और ब्रशेस जो हैं वो टच कर रहे हैं स्लिप रिंग के साथ। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे जो कॉइल है वो जाके कनेक्ट होती है स्लिप रिंग के साथ, और स्लिप रिंग के साथ टच्ड है ब्रशेस। तो इस तरह के मैकेनिज्म से हमें क्या होता है कि इसका फायदा क्या है कि देखिए, अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे नहीं है, स्लिप रिंग्स यहाँ पे नहीं है, अगर स्लिप रिंग नहीं है तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपनी वायर को, इस कॉइल को डायरेक्ट वायर के साथ। तो क्या होगा कि जिस जिस तरह कॉइल रोटेट करेगी, इस तरह वायर भी रोटेट करेंगी, तो ये वायर टूट जाएंगी, ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं स्लिप रिंग। तो जिस तरह कॉइल रोटेट करती है, कॉइल के साथ स्लिप रिंग रोटेट करती हैं, उसके साथ कार्बन ब्रशेस अटैच होते हैं, और वो अपनी सप्लाई कार्बन ब्रशेस को देती हैं, और कार्बन ब्रशेस जो है वो सप्लाई लोड को प्रोवाइड करता है। मैं आपको इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। अब यहाँ से एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ से साउथ फील्ड ट्रेवल कर रही हैं। अब हम अपनी कॉइल को रोटेट करवाते हैं किसी भी मैकेनिकल इनपुट के थ्रू। जब ये रोटेट करेगी तो ये फील्ड को कट करेगी, चेंज इन फ्लक्स होगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और इंड्यूस करंट होगा। तो मैं कहता हूँ कि ये इसकी जो इसको मूव करवा रही है, इस पर फोर्स लग रही है, वो अपवर्ड लग रही है। अब हम देखते हैं कि जब ये अपवर्ड मूव करेगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब करंट की डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं इस पे, और वो हमें बताएगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो मेरी इंडेक्स फिंगर है ये मैंने पॉइंट आउट की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और थंब मेरा किस डायरेक्शन में पॉइंटेड है, फोर्स की डायरेक्शन में, और जब मेरी फिंगर है ये कौन सी डायरेक्शन में, ये अपवर्ड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड की तरफ होगी। तो मैं ड्रा करता हूँ कि यहाँ जो करंट है वो ए से बी ट्रेवल करेगा, और इसी तरह अब इस तरफ जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगी, और जब हम इस साइड पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ करंट की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो अब इस पूरे साइकिल को समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हमारा जो करंट है वो A1 से, ये A1 जो है ये स्लिप रिंग है यहाँ से, और B1 जो है वो कार्बन ब्रश है, तो यहाँ से लीव करेगा टूवर्ड लोड, और ये लोड से होता हुआ वापस हमारा करंट जो है वो B2 ब्रश, कार्बन ब्रश से, और A2 स्लिप रिंग से एंटर करके A की तरफ आएगा, और इसी तरह हमारी करंट की ये डायरेक्शन होगी। अब हाफ रोटेशन के बाद, जब हमारी हाफ रोटेशन होगी तो उसमें क्या होगा, अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमेशा फोर्स अपवर्ड लगेगी और इस तरफ फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगेगी। तो अब क्या होगा, जब हम दोबारा से यहाँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, तो दोबारा से जब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो
इंडेक्स फिंगर है, ये पॉइंट आउट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन, और फिंगर हमारी बता रही है करंट की डायरेक्शन में। तो दोबारा से करंट जो है हमारा अपवर्ड मूव करेगा यहाँ से, और यहाँ से जो इस साइड से है यहाँ फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगा हमारी डाउनवर्ड। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस साइड पे जो हमारा करंट है वो लीव करेगा हमारे सर्किट को बी से ए, देन हम कहते हैं कि A2 से और B2 से लीव करेगा, लोड की तरफ जाएगा, देन एंटर होगा B1 और A1 से होता हुआ C से D की तरफ आएगा। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हाफ रोटेशन के बाद हमारी जो करंट की डायरेक्शन है, पहले क्या थी, पहले हमारा करंट A टू B ट्रेवल कर रहा था, और हाफ रोटेशन के बाद हमारी करंट की डायरेक्शन बी टू ए थी। पहले हमारी जो करंट था वो डी से सी आ रहा था, बाद में हमारा करंट सी टू डी जा रहा था। तो हमारा जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसीलिए इस करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, के जो करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है। एक दफ़ा करंट जो है वो A1 और B1 से लीव कर रहा था, और एक दफ़ा करंट जो है वो A1 और B1 से एंटर कर, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, और इस साइकिल में आप देख सकते हैं कि करंट A1 और B1 से लीव कर रहा है। मैं अब आपको AC मोटर की मैथमेटिकल फॉर्म समझाता हूँ कि इसका जो फार्मूला है वो कैसे ड्राइव होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई चेंज फ्लक्स लिंक कर रहा है किसी भी कॉइल के साथ। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। नॉर्थ साउथ ये कॉइल है, तो ये क्या हो रहा है, फील्ड लिंक कर रही है एरिया के साथ, तो हम कहते हैं बी डॉट ए है। डॉट है तो ये कॉस कॉस थीटा आ जाएगा। अब जब हम इसकी देखते हैं ईएमएफ की इक्वेशन, कि ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइनस एन चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस वैल्यू को, फ्लक्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इसको यहाँ से डेल्टा को बाहर निकालते हैं। डेल्टा टी फ्लक्स की जगह मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे एन है, बी ए कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इस बी ए को बाहर ले आता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एन बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं कि जब भी कॉइल रोटेट करेगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, और वो किसी टाइम, और वो उसको रोटेट करने में टाइम भी लेगी। तो मैं उसको ये थीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ओमेगा टी के साथ। तो यहाँ जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ हम लिमिट ले लेते हैं, यहाँ हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी डेल्टा टी। अच्छा, अब जो ये फैक्टर है हमारा, अब ये फैक्टर जब लिमिट अप्रोच कर रही है 0 को और कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टी है, तो ये बराबर होगा हमारे पास ओमेगा साइन साइन ओमेगा टी और माइनस साइन के साथ। तो अब हम इस पूरी चीज़ की जगह ये पुट कर देंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है जनरेटर की, उसकी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। अब हम इसकी जो फेजर डायग्राम है वो हम ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। अच्छा, अब मैं आप इसकी वेव फॉर्म समझाता हूँ। तो इसकी वेव फॉर्म जो है वो डिपेंड कर रही है इस फार्मूला पे, और इस फार्मूला में भी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल,
जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगी। जब इनके एंगल के दरमियान वैल्यू मिनिमम होगी तो उस वक्त हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मिनिमम होगी। तो हम पहले केस को देखते हैं। तो पहले केस में आप देख रहे हैं कि जो हमारी वेक्टर एरिया है वो और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है इन आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल मतलब 0 डिग्री। और जब यहाँ पे साइन की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस वक्त ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ तो देख हम कहते हैं कि इस वक्त एंगल 0 है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट केस को देखते हैं कि यहाँ पे हमारे जो वेक्टर एरिया है उसके दरमियान और फील्ड के दरमियान एंगल क्या है, 90 है। और फिर जब हम आते हैं इस फार्मूला में तो जब साइन की वैल्यू 90 होती है तो साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारी मैक्सिमम होगी। तो मैं इसको 90 पे ड्रा कर देता हूँ कि 90 पे मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद हमारी कॉइल जब दोबारा 90 डिग्री रोटेट होती है तो अब दोबारा हमारी जो फील्ड है और वो और एरिया आपस में 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री साइन 180 0 0 मल्टीप्लाई विद दिस टर्म आंसर विल बी 0, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे दोबारा ये 0 को अप्रोच करेगी। फिर जब हम आते हैं फोर्थ पे, अब ये दोबारा 90 एंगल रोटेट हुई तो अब यहाँ पे जो हमारी फील्ड है और कॉइल इसके दरमियान जो एंगल है वो हमारा बनता है 270। फिर आते हैं साइन थीटा की साइन ओमेगा टी की जगह हम 270 पुट करेंगे। जब 270 पुट करेंगे तो साइन 270 -1 होता है और इसकी वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ दोबारा से। अब ये दोबारा से अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगी कॉइल। दोबारा एंगल क्या बन रहा है, इस फील्ड और ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल एंगल क्या होता है, ये 0 भी बोल सकते हैं या हम इसको 360 भी बोल सकते हैं। तो जब हम दोबारा साइन 0 हो या 360 हो क्या होता है, 0 0 मल्टीप्लाई विद दिस टर्म ईएमएफ 0। तो यहाँ पे हम इसको प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हम इसको डॉट को, अब हम इनको ज्वाइन करते हैं। यस, तो जब हमने इसको ज्वाइन किया तो हमें साइनोसाइडल ग्राफ मिला। तो जो AC है यहाँ से क्लियर हो गया और वेरीफाई हो गया कि AC जो करंट है वो साइनोसाइडल ग्राफ को फॉलो करता है। होप सो आपको AC जनरेटर कंप्लीटली समझ आ गया होगा, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, फेजर डायग्राम, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर भी आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, जाके कमेंट करें, मैं आपको मज़ीद इसको डिटेल से समझा दूँगा।